हेलो दोस्त, वेलकम टू माय चैनल जगदेव क्लासेज। आज हम बताने जा रहे हैं आप लोग को उत्सर्जन तंत्र। आप लोग को पढ़ा दिए हैं चैप्टर 4 बायोलॉजी का। आज इसका हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ऑब्जेक्टिव देखेंगे पहले, उसके बाद फिर देखेंगे खाली स्थान का भरो, फिर देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न, फिर देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्न और फिर दीर्घोत्तरीय प्रश्न में जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसको हम लोग देखेंगे। तो आप लोग अंत तक जरूर बने रहें, काफ़ी मज़ा आएगा। पहले आप लोग जो उत्सर्जन जो अभी तक नहीं पढ़ा है, पहले वो जाकर उत्सर्जन तंत्र जो हम पढ़ा दिए हैं बायोलॉजी में क्लिक करना, प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाओ। आप लोग को देखो, आप लोग कमेंट करते सर ये वीडियो नहीं मिल रहा है, भेज दीजिए, लिंक भेज दीजिए। तो आप लोग को हम बता देते हैं कि आप लोग मेरा फोटो जो दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करो, उसके बाद प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाओ। जब आप प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाइएगा तो फिर आप लोग को बहुत सारा लिस्ट बनकर आ जाएगा। तो आपको बायोलॉजी पढ़ना है तो बायोलॉजी ऑल चैप्टर पर क्लिक कर दीजिए, सब बायोलॉजी का जितना पढ़ा है सब मिल जाएगा। केमिस्ट्री पढ़ना है तो केमिस्ट्री ऑल चैप्टर पर क्लिक कर दीजिए। फिजिक्स पढ़ना है तो फिजिक्स ऑल चैप्टर पर क्लिक कर दीजिए। एनसीईआरटी मैथ पढ़ना है तो एनसीईआरटी मैथ ऑल चैप्टर पर क्लिक कर दीजिए, आपको पूरा एनसीईआरटी मैथ मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको भारतीय भवन पढ़ना है मैथ वाला तो भारतीय भवन ऑल चैप्टर पर क्लिक कर दीजिए, सब मिल जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार क्वेश्चन आंसर आप लोग खोज रहे हैं तो क्वेश्चन आंसर सभी साइंस उसमें लिखा होगा साइंस ऑल क्वेश्चन आंसर सीरीज, तो उस पर क्लिक कीजिए। आपको साइंस से संबंधित जितना भी क्वेश्चन आंसर हम बता दिए हैं सब मिल जाएगा। उसी प्रकार सोशल साइंस पर क्लिक कीजिएगा, सोशल साइंस का क्वेश्चन आंसर तो उसमें मिल जाएगा, सब सोशल साइंस का क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। और अभी तक इस चैनल को जो लाइक नहीं जो सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाकर अभी तक सब्सक्राइब कर ले, फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबाएं और अपने अगल बगल पड़ोसी में जितना भी दोस्त है उसको भी बताएं चैनल के बारे में। कितना लोग सोचता है क्या कि हम अपना दोस्त को बता देंगे तो वो भी पढ़ लेगा इससे, तो वो भी आगे निकल जाएगा। इस तरह सोच नहीं रखना। अगर इस तरह हम सोचते तो फ्री यूट्यूब पर क्लास क्यों देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह मत सोचो कि मेरा दोस्त ही पढ़ेगा तो आगे निकल जाएगा। अपना दोस्त को भी बताओ, अगल बगल पड़ोसी वड़ोसी को भी बताओ। चलो स्टार्ट करते हैं पढ़ना उत्सर्जन का क्वेश्चन आंसर। क्या देखेंगे हम? क्वेश्चन आंसर। हम काफ़ी अच्छा है देखेंगे, पूरा समझ आएगा, आप लोग बने रहें। क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन मेरा है, पहला ऑब्जेक्टिव बोल रहा है क्या, पहला क्वेश्चन बोल रहा है मेरा कि निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल, बताए थे जब प्रोटीन टूटता है तो बनता है एमिनो अम्ल, और जब अमीनो अम्ल टूटता है तो क्या बनता है, पूछ रहा है, विखंडन से बनता है। तो बताए थे कि अमीनो अम्ल टूटा है तो बनता है अमोनिया। क्या बनता है? अमोनिया बनता है। और अमोनिया कौन सा जीव निष्कासन करता है? तो बताया तो जल में जो पाया जाता है वो करता है अमोनिया का निष्कासन। और अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3 होता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा NH3, यानी गो नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है अगर किसी कारण से किसी मनुष्य का एक वृक्क यानी एक किडनी कार्य करना बंद कर दे, यानी फेल हो गया, किडनी फेल हो गया, तो उसका परिणाम क्या होगा? तो बताए थे आप लोग कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। दूसरा वृक्क है तब तक वो काम करेगा, उससे कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो ये हो जाएगा दूसरा वृक्क से उत्सर्जन होगा। अगर दोनों फेल कर जाएगा तो फिर क्या करता है, जो कृत्रिम मशीन से हमको रक्त को छानना पड़ता है, फिल्ट्रेट करना पड़ता है, जिसको हम डायलिसिस या कृत्रिम वृक्क कहते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला है वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? तो वृक्क जो है बता आप लोग को किसमें पढ़ाए थे, यानी वृक्क के बारे में, किडनी के बारे में किसमें पढ़ाए थे? उत्सर्जन तंत्र में पढ़ाए थे, यानी उत्सर्जन का हिस्सा है। तो इनका को हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरा है कि रेजिन किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है? तो हम रेजिन बताए थे आप लोग को कि रेजिन पाया जाता है चीड़ के पौधा में, यानी चीड़ के उत्सर्जित पदार्थ क्या है? रेजिन है। क्या है? रेजिन। आप लोग को बताए थे हम क्या कि रेजिन हो गया है, गोंद हो गया है, ये सब कहाँ पाया जाता है? तो पाया जाता है पुराने जाइलम में। कहाँ पाया जाता है? पुराने जाइलम में। और ये टेनिन जो हो गया है, टेनिन नामक उत्सर्जित पदार्थ कहाँ पाया जाता है? तो ये वृक्ष के छाल में पाया जाता है। और लेटेक्स कहाँ पाया जाता है? लेटेक्स किसको बोलते हैं? जो आप लोग देखते होंगे पीपल या कनेल का पौधा या बरगद का पौधा को तोड़ते होंगे तो जो दूध निकलता है सफ़ेद ऐसा, उसको बोलते हैं लेटेक्स। तो लेटेक्स कहाँ पाया जाता है? तो लेटेक्स पाया जाता है पीपल, कनेर, बरगद, जितना भी दूध वाला पौधा है उसमें लेटेक्स पाया जाता है। अगला क्वेश्चन मेरा है पादप अपशिष्ट। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, तो बताओ पादप अपशिष्ट कहाँ संचित रहते हैं? तो पत्ती में भी रहता है, ठीक है ना, छाल में भी रहता है और कोशिकीय रिक्तिका में रहता है, ठीक है ना। तो ये तीनों में रहता है। पत्ती क्या करेगा? जब पत्ती में बहुत अपशिष्ट पदार्थ हो जाएगा तो पत्ती अपना वो गिरा देगा। छाल में जब अपशिष्ट पदार्थ की मात्रा बढ़ जाएगा तो छाल पेड़ से अलग हो जाएगा। और कोशिकीय रिक्तिकाओं यानी कोशिका के बीच जो स्थान होता है वहाँ भी जमा होता है, तो हो जाएगा इनमें से सभी। अब आप लोग जाओ, ये बायोलॉजी जो हम पढ़ा रहे हैं भारतीय भवन का क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं,
इस किताब के अंत में जाओ तो अंत में जाएगा तो आप लोग को मिलेगा फिर ऑब्जेक्टिव मिलेगा उत्सर्जन तंत्र का, सभी चैप्टर का मिलेगा। तो हम उत्सर्जन करवा रहे हैं तो उत्सर्जन तंत्र का ऑब्जेक्टिव मिलेगा, तो पहले उसको देख लेते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्टिव पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि 50% ऑब्जेक्टिव पूछता है, 50%, इसलिए ऑब्जेक्टिव पर काफ़ी ध्यान देना है, ठीक है ना। तो चलो वहाँ पहुँचते हैं किताब के अंत में। देखो पहुँच गए हैं। अब क्या है, अब देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मेरा है क्या, पहला क्वेश्चन है, देखो बड़ा थोड़ा कर दिए हम। पहला क्वेश्चन है कि उत्सर्जी पदार्थ का शरीर से निष्कासन क्यों आवश्यक है। बताओ, उत्सर्जी पदार्थ है उसको हम शरीर से बाहर क्यों निकालते हैं? क्योंकि ये विषाक्त है। यहाँ ये क्या है, जहरीला है, यानी विषाक्त है, शरीर के लिए जहरीला है, इसलिए सही बात है। क्योंकि ये शरीर के लिए हानिकारक है, हाँ सही बात है, हानिकारक है तब नहीं तो बाहर निकालते हैं, सही बात है। क्योंकि ये अनावश्यक है, हाँ ये अनावश्यक है, शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, यानी मेरा तीनों सही हो गया, तो इनमें से सभी। नेक्स्ट देखते हैं, सामान्यतः उत्सर्जन एवं जल संतुलन की क्रिया संपादित होती है। तो वृक्क करता है ये काम, यानी किडनी करता है, किडनी साथ साथ करता है। आप लोग को पढ़ाए थे हम क्या, ट्यूबल पुनर्वशोषण। तो ट्यूबर पुनर्वशोषण में क्या हो रहा था, जल कोई कुछ मात्रा को सोख ले रहा था, कुछ मात्रा को मूत्र के रूप में बाहर निकलने के लिए छोड़ देता था, तो ये साथ साथ होता था, यानी ख नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि प्रोटीन तथा एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है। तो हम बताए थे कि अमोनिया बनता है। अमोनिया किसमें बनता है, जलीय जीव में, जैसे मछली में। यूरिया बनता है, यूरिया किसमें बनता है, जो स्थलीय जीव है, जैसे मनुष्य हो गया, बाघ हो गया, बकरी हो गया, शेर हो गया, कुत्ता हो गया, इस सब में यूरिया बनता है, मनुष्य में भी। और यूरिक अम्ल किसमें बनता है, तो पक्षी में यूरिक अम्ल बनता है, और लेप्टिडिया यानी लेंग कर चरने वाले जीव में भी यूरिक अम्ल बनता है, यानी तीनों बनता है, तो घ नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला, स्थलीय जंतुओं में सामान्यतः नाइट्रोजनी पदार्थ, जैसे स्थलीय जंतु कैसे, जैसे मनुष्य हो गया, बकरी हो गया, गाय हो गया, कुत्ता हो गया, बाघ हो गया, शेर हो गया, रोमली हो गया, इसमें जो है किस रूप में बदल जाता है नाइट्रोजनी पदार्थ, तो किससे बदलता है, यूरिया में। मनुष्य में किससे बदलता है, यूरिया में। तो इसका आंसर हो जाएगा खो सही। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, किन जीवों में, क्या बोल रहा है, किन जीवों में नाइट्रोजनी पदार्थ का निष्कासन यूरिक अम्ल में होता है। तो हम आप लोग को पढ़ाए थे कि यूरिक अम्ल में किस में होता है, तो एक होता है लेप्टिडिया यानी रेंग के चलने वाले जीव, यानी जो पेट के बल चलता है घसीट के, और एक है ए बीज। ए बीज किसको बोलते हैं, पक्षी वर्ग को बोलते हैं हम ए बीज, यानी को और खो दोनों। और अमोनिया किस में था, अमोनिया था जलीय जीव में, जैसे मछली। और यूरिया किस में था, मनुष्य, हम लोग में क्या था, यूरिया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्या, जीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाता है। सिंपल बात है, शरीर से बाहर निकल गया यानी उत्सर्जन हो गया, तो उत्सर्जन कहलाता है, यानी ख नंबर सही है। अगला, वृक्क का भीतरी नतोदर सतह क्या कहलाती है। आप लोग को हम वृक्क इस तरह बना के दिखाए थे ना। तो बोल रहा है बाहरी सतह कैसा था, बाहरी सतह है उत्तला आकार, क्योंकि उठा हुआ है, और भीतरी सतह कैसा है, अवतला आकार, क्योंकि ये धंसा हुआ है। तो इसको क्या कहते हैं, तो जो धंसा हुआ था उसको बोले थे हम हाइलम। क्या बोले थे, हाइलम, यानी नतोदर सतह। नतोदर सतह मतलब अवतल सतह को हिंदी में बोलते हैं नतोदर सतह, तो कैसा था, उसको हाइलम बोले थे, तो हाइलम हो जाएगा। नेक्स्ट मेरा है क्वेश्चन कि नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। सिंपल बात है, हम पढ़ाए थे वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन है, नेफ्रॉन है। और नेफ्रॉन का आप लोग को पिक्चर ही बनाए थे और बताए थे प्रत्येक वृक्क में कितना, तो 10 लाख नेफ्रॉन पाए थे। कितना पाया जाता है, 10 लाख नेफ्रॉन लगभग पाया जाता है। इसका नेफ्रॉन सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, नेफ्रॉन के किस भाग में ग्लोमेरुलस अवस्थित होते हैं। तो हम पढ़ाए थे आप लोग को नेफ्रॉन कैसे वाला चित्र, तो यहीं पर क्या था, ग्लोमेरुलस था। तो ग्लोमेरुलस कहाँ था, तो ये वाला जो प्याला ये संरचना है इसको बोले थे हम बोमेन संपुट। क्या बोले थे, बोमेन संपुट। तो इसको बोलेंगे बोमेन संपुट में पाया था, यानी घ नंबर मेरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, तो इसका आंसर क्या हो गया, बोमेन संपुट, ठीक है ना, 9 नंबर का। 10 नंबर, इनमें से कौन सीधे मूत्रवाहिनी से जुड़ा होता है। बताओ मूत्रवाहिनी से कौन जुड़ा था, तो देखो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ ध्यान दो। तो ये वाला भाग देखो, थोड़ा ऊपर करते हैं इसको तो आप लोग को समझ आएगा, ठीक है ना। ये वाला देखो, ये है मूत्रवाहिनी। क्या है ये, मूत्रवाहिनी। ये कहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ से जुड़ा हुआ है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं, हाइलम। तो किससे जुड़ा होता है, तो आंसर इसका हो जाएगा हाइलम से जुड़ा होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ बोल रहा है मूत्रवाहिनी से जुड़ा होता है।
तो यहाँ पर हाइलम नहीं है, तो कहाँ जुड़ा होगा? तो आप लोग को हम पढ़ाए थे क्या, नेफ्रॉन पढ़ाए थे। तो नेफ्रॉन पढ़ाए थे तो आप लोग को इस तरह हम पिक्चर बनाए थे लास्ट में नेफ्रॉन में, इस तरह पिक्चर बनाए थे ना, इस तरह जो लास्ट पिक्चर बनाए थे वो क्या था, वो तो सामान्य संग्राहक नलिका, यानी सब जितना 10 लाख जो नेफ्रॉन था सब अपना मूत्र का विसर्जन इसी में कर रहा था, और ये फिर जुड़ा हुआ था मूत्रवाहिनी से जुड़ा हुआ था। तो मूत्रवाहिनी से जुड़ा रहने के कारण ये सामान्य संग्राहक नलिका मूत्रवाहिनी से जुड़ा था। इसके बाद ये कहाँ चल जाता था, मूत्राशय में। तो इसका आंसर हो जाएगा सामान्य संग्राहक नलिका। आगे बढ़ते हैं, मूत्र का पीला रंग जिसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो पढ़ाए थे कि मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है, और मूत्र में 96% पानी होता है, 2% यूरिया होता है, और 2% अन्य पदार्थ होता है। फिर बताए थे, आप लोग को से पूछेगा कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो बोलना है हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। फिर आप लोग को हम बोले थे कि पूछेगा पेड़ पौधे के पत्ती का रंग हरा क्यों होता है, तो बोलना है क्लोरोफिल के कारण। पेड़ पौधे के पत्ती का रंग हरा क्यों होता है, तो क्लोरोफिल के कारण होता है, ये बताए थे। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला बोल रहा है क्या क्वेश्चन कि डायलिसिस मशीन किस तरह कार्य करता है। तो बताया था जब आपका मान लो कि किसी का दोनों किडनी फेल कर गया है तो उसको तो रक्त को तो फिल्टर करना है, क्योंकि यूरिया को हमको बाहर निकालना है। तो जो मशीन काम करेगा, तो जो मशीन कृत्रिम वृक्क के तरह, कृत्रिम किडनी के तरह काम करेगा उसको बोलेंगे डायलिसिस। तो इसका गो नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्या, देखो कि मानव मूत्र तंत्र के दिए गए चित्र में चिन्हित स्थान किसको दिखाता है। देखो यहाँ पर चिन्ह ऐसे पारा हुआ है ना, ध्यान से देखो, ये वो चिन्ह यहाँ खींचा हुआ है, तो ये चिन्ह किसको दिखा रहा है, तो दिखा रहा है मूत्राशय को। यानी ये क्या है, मेरा मूत्राशय, जहाँ पर मूत्र आके जमा होता है। ऐसा बात नहीं है कि आदमी फ्री रहता है, बार बार पेशाब निकल रहा है, मूत्र निकल रहा है, ऐसा तो नहीं होता है ना। वो जमा हो जाता है, फिर 1-2 घंटा बाद मूत्र पेशाब लगता है नहीं, तो क्या करता है, तो यानी क्या है, तो ये मूत्राशय में जमा होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में वृक्क किस स्थान पर अवस्थित होता है। तो हम लोग आप लोग को पढ़ाए थे कि वृक्क जो है ना, आगे तो मेरा क्या होता है, आगे मेरा होता है आप, तो वृक्क कहाँ होता है, पीछे होता है, यानी पृष्ठीय तल में होता है। किसके पीछे होता है, तो पेट के पीछे होता है, यानी उधर गुहा के पीछे होता है, ठीक है ना। और उधर गुहा के पीछे कहाँ होता है, कशेरुदंड। आप लोग पीछे छू के देखो तो एक हड्डी नजर आएगा, यहाँ मुंडी से जुड़कर कमर तक गया होगा एक हड्डी, उसको बोलते हैं हम कशेरुक दंड। और हम लोग के पास कितना वृक्क था, 2 वृक्क था। तो कशेरुक दंड के दोनों ओर होता है, कशेरुक दंड के किधर होता है, दोनों ओर, यानी खो नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरा है मूत्रवाहिनी वृक्क के किस भाग से बाहर निकलता है। तो अब अभी हम दिखाए थे कि इस तरह हम वृक्क बनाए थे, तो मूत्रवाहिनी यहाँ से निकल रहा था, इस तरह बनाए थे ना, तो मूत्रवाहिनी यहाँ से निकल रहा था, तो इसको बोलते थे हम हाइलम। क्या बोलते थे, हाइलम, यानी इसका गो नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि मानव उत्सर्जन तंत्र का कौन सा भाग शरीर से सीधे बाहर खुलता है। तो हम बताए थे कि इस प्रकार यहाँ पर होता है, ये मूत्रवाहिनी होता है, ये हो गया मेरा वृक्क, और ये हो गया मेरा मूत्रवाहिनी। फिर ये जुड़ा होता है एक मूत्राशय से, और मूत्राशय के पास एक छिद्र होता है जिसको बोलते हैं मूत्रमार्ग, तो मूत्रमार्ग से बाहर निकलता है, यानी खो नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि वृक्क के बाहर संयोजी उत्तक तथा अरेखित पेशियों से बना जिस रचना से घिरा होता हुआ क्या कहलाता है। तो ये जो वृक्क हम इस तरह आप लोग को बताए थे, ये एक पेशी से घिरा होता है, एक थैली से घिरा होता है, उसको हम बोलते हैं कैप्सूल। और कैप्सूल किसका बना होता है, पेरिटोनियम नामक झिल्ली से। तो वृक्क जो कैप्सूल से घिरा होता है उसका नाम क्या है, उसका है पेरिटोनियम नामक झिल्ली। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, अगला क्वेश्चन मेरा है प्रत्येक मानव वृक्क में नेफ्रॉन कितना है। तो पढ़ाए थे प्रत्येक वृक्क में नेफ्रॉन लगभग 10 लाख होता है, यानी घ नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि प्रत्येक नेफ्रॉन में स्थित एक प्याले जैसी रचना क्या कहलाता है। आप लोग को पढ़ाए थे इस प्रकार, यहाँ प्याले जैसा रचना था, इसमें ग्लोमेरुलस था, तो पहला इस जो रचना था इसको क्या कहते थे, इसको पढ़ाए थे हम बोमेन संपुट कहते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बोमेन संपुट, यानी 19 का को नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन साधारणतः मानव मूत्र में उपस्थित नहीं होता है। तो बताना है कौन सा मानव मूत्र में उपस्थित नहीं है। तो मानव मूत्र में जल था 96%, यूरिया था 2%,
और सोडियम क्लोराइड भी होता है। सोडियम क्लोराइड बोले तो लवण, लवण बोले तो NaCl। इसलिए मूत्र का थोड़ा नमकीन होता है। क्या होता है? मूत्र थोड़ा नमकीन होता है। लेकिन आप लोग को हम मूत्र में सोडियम नाइट्रेट नहीं पढ़ाए थे, इसका घ नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव मूत्र में साधारणतः यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो बताए थे लगभग 2%, तो ख नंबर सही हो जाएगा। जल पूछता तो 96%, समझा, तो इसका ख नंबर सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बताए थे मशीन द्वारा रक्त को शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हम हीमोडायलिसिस कहते हैं, यानी ख नंबर मेरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधा में गैसों यानी CO2 और ऑक्सीजन का निष्कासन कहाँ से होता है? तो पत्ती में पाया जाता है रंध्र, तो रंध्र के द्वारा, जिसको स्टोमाटा बोलते हैं। और तना में पाया जाता है वात रंध्र। तो 90% से अधिक तो रंध्र के द्वारा निकलता है और कुछ निकलता है वात रंध्र के द्वारा। तना में भी छिद्र होता है। आप लोग तना को, पेड़ पौधा के तना को छीलते होंगे ऐसे, तो देखते हो पानी निकलता होगा। कैसे पानी निकल? छिद्र पाया जाता है। वो छिद्र को, जो तना में छिद्र पाया जाता है, उसको हम वात रंध्र बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा को, खो दोनों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? तो बताए थे पौधा में गैस का निष्कासन करना है तो विसरण विधि के द्वारा होता है, तो इसका ख नंबर सही हो जाएगा। लेकिन अगर जल का निष्कासन करना है तो वाष्पोत्सर्जन होगा, लेकिन यहाँ गैस का पूछ रहा है तो क्या होगा? विसरण। आगे बढ़ते हैं। अगला है रेजिन एवं गोंद कहाँ होता है? तो बताए थे आप लोग को कि रेजिन और गोंद कहाँ पाया जाता है? तो ये उत्सर्जी पदार्थ है पेड़ पौधा का, और ये पाया जाता है पुराने जाइलम में। और आप लोग को बताए थे कि जाइलम क्या करता है? तो जाइलम करता है पेड़ पौधा में जल का परिवहन। कैसे याद रखेंगे? तो जो से जाइलम, जो से जल, तो पूछेगा पेड़ पौधा में जल एवं खनिज लवण का परिवहन कौन करता है? तो जाइलम करता है। और फल का परिवहन कौन करता है? फल बोले तो पेड़ पौधा का भोजन का परिवहन कौन करता है? तो फो से फ्लोएम, तो हो जाएगा फ्लोएम। और ये दोनों क्या है? ये दोनों है जाइलम और फ्लोएम है पादप उत्तक। पादप कैसा उत्तक है? तो संवहन उत्तक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ये तो हो गया 26 नंबर। पौधे में पाए जाने वाला गाढ़ा दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो जो गाढ़ा दूधिया तरल पदार्थ होता है उसको हम बोलते हैं क्या? लैक्टेक्स। ये कहाँ पर आता है? पीपर को आप तोड़ेंगे तो दूध निकलेगा, तो वो क्या है? लैक्टेक्स। कनेर का जो फूल होता है उसको तोड़ने पर दूध निकलता है, वो क्या है? लैक्टेक्स। उसी प्रकार बरगद के पेड़ को तोड़ने पर दूध निकलता है, वो क्या है? लैक्टेक्स। पपीता को तोड़ने पर दूध निकलता है, वो क्या है? लैक्टेक्स। तो हो जाएगा इसका आंसर 26 का को। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या? अगला है लैक्टेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? तो पीपल में, हाँ, पीपल से भी दूध निकलता है। बरगद में, हाँ, बरगद से भी दूध निकलता है। पीला कनेर में, हाँ, पीला कनेर से भी दूध निकलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी। आप लोग को अच्छा लगा तो अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अपने अगल बगल जितना भी सहेला है, सहेली है, दोस्त है, दोस्तनी है, अपने गांव में अगल बगल इस चैनल के बारे में बताओ। इस चैनल को सपोर्ट करो, ठीक है ना? चैनल को आगे बढ़ाओ। और अभी तक जो लाइक नहीं किया वो लाइक करो। अब पहुँचते हैं हम लघु उत्तरीय। पहले खाली स्थान को भरो, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। पहला क्वेश्चन है खाली स्थान को भरो। एमिनो अम्ल के विखंडन से बनने वाले उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है, यूरिया होता है, और क्या पढ़ाए थे? और पढ़ाए थे हम यूरिक अम्ल। क्या पढ़ाए थे? यूरिक अम्ल पढ़ाए थे। तो यहाँ पर लिखना है यूरिक अम्ल खाली स्थान में। अमोनिया कहाँ बनता है? तो जलीय जीव में जो होता है वो अमोनिया निष्कासन करता है, जैसे मछली। यूरिया कौन करता है? स्थलीय जीव, जैसे हो गया मानव, हो गया कुत्ता, हो गया भेड़, हो गया बकरी, हो गया लोमड़ी, हो गया बाघ, हो गया शेर, हो गया गाय, हो गया भैंस, हो गया। और यूरिक अम्ल कौन करता है? तो ये करता है एबीज वर्ग। एबीज वर्ग बोले तो पक्षी वर्ग। और रेप्टिलिया बोले तो रेंग कर चलने वाले जीव। आगे बढ़ते हैं। अगला है नेफ्रॉन वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। यही तो होगा, रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कौन है? वृक्क का, तो वो है नेफ्रॉन। तो हो जाएगा यहाँ पर। और ये 10 लाख लगभग पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गोंद एवं रेजिन विशेष रूप से कहाँ पाया जाता है? तो गोंद एवं रेजिन जो है विशेष रूप से पुराने जाइलम में होता है। कहाँ होता है? पुराने जाइलम में। तो यहाँ हो जाएगा पुराने जाइलम। और जाइलम का काम है जल एवं खनिज लवण का परिवहन करना।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पौधे में जल का निष्कासन द्वारा होता है। जल का निष्कासन तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, यानी वाष्प के रूप में पेड़ पौधा अपना जल निकाल देता है, ठीक है ना। पेड़ पौधा जितना भी जल पीता है, मान लो 100% जल पिया है तो उसमें से 90% जो है वाष्प के रूप में निकाल देता है और 10% का ही यूज करता है, ठीक है ना। तो 10% का ही यूज करता है, इसलिए पेड़ पौधा देखता है आप लोग धूप में भी वो दिन भर खड़ा है तो इसलिए सूखता नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल पीता है, 90% जल को उड़ा देता है, इसलिए वो ताज़ा हरा भरा रहता है, ठीक है ना। तो जल का निष्कासन वाष्पोत्सर्जन के द्वारा और गैस का निष्कासन रंध्र एवं वातरंध्र के द्वारा विसरण विधि के द्वारा, ठीक है ना। आगे बढ़ना है। अब आ गया अति लघुतरीय प्रश्न, एकदम ध्यान से देखो, अच्छा समझ आएगा। कार्बनिक यौगिक अणुओं के विखंडन से यानी टूटने से उत्पन्न सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो यूरिया है। क्या है? यूरिया, क्योंकि हम लोग के शरीर से बाहर कौन निकलता है? यूरिया निकलता है, तो हो जाएगा यूरिया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एमिनो अम्ल के विखंडन से उत्पन्न उत्सर्जी पदार्थ के नाम लिखे। तो एमिनो अम्ल के से 3 पदार्थ बनता है। एक बनता है अमोनिया, ये जलीय जीव जो निष्कासन करता है ये अमोनिया करता है। दूसरा बनता है यूरिया, जैसे हम लोग हो गए हैं तो हम लोग मूत्र के रास्ते से यूरिया निकालते हैं। और तीसरा है यूरिक अम्ल, तो हो जाएगा तीसरा यूरिक अम्ल, जो बैक्टीरिया वर्ग यानी रेंग के चलने वाले जंतु और पक्षी यानी एबीज वर्ग बाहर निकालता है। तो ये तीनों के नाम लिख देना है। आगे बढ़ते हैं। अगला बोल रहा है कि यूरिया और अमोनिया में अपेक्षाकृत कम जटिल लेकिन ज़्यादा विषैला कौन है? तो देखो अमोनिया जो है जटिल कम है, क्योंकि अमोनिया का सूत्र होता है NH3 और यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2। तो देखो ये कितना जटिल है, ज़्यादा जटिल है। तो यूरिया ज़्यादा जटिल है, अमोनिया कम जटिल है। लेकिन यूरिया जो है कम विषैला है, ये कम विषैला है, लेकिन अमोनिया जो है ज़्यादा विषैला है। तो यहाँ पूछ रहा है कम जटिल और ज़्यादा विषैला कौन है? तो अमोनिया जो है कम जटिल है लेकिन ज़्यादा विषैला है, ज़्यादा हानिकारक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अमोनिया, ठीक है ना। इसलिए हम लोग अमोनिया को बाहर नहीं करते हैं, मेरा जो लीवर है यकृत है वो अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। तो यूरिया हम लोग मूत्र के रास्ते बाहर करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है क्या कि अमीबा में उत्सर्जी पदार्थ शरीर के सतह से किस विधि द्वारा बाहर निकलता है? तो अमीबा हम जानते हैं कि एक कोशिकीय जीव है, उसका शरीर मात्र एक कोशिका से बनकर मिलकर बना होता है। तो उससे निकलने के लिए कोई विशेष अंग तो होगा नहीं, तो न होगा तो कैसे बाहर निकालेगा? तो विसरण विधि के द्वारा, यानी शरीर के किसी भी भाग से बाहर निकाल देगा, किसी भी भाग से अंदर ले लेगा, तो विसरण विधि द्वारा। मूत्र मार्ग क्या है? तो मूत्र मार्ग क्या है? मूत्र को शरीर से बाहर निकालने वाले मार्ग को मूत्र मार्ग कहते हैं। क्या लिखना है? मूत्र को शरीर से बाहर निकालने वाले मार्ग को मूत्र मार्ग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या मनुष्य के वृक्क के 2 महत्वपूर्ण कार्य का नाम लिखें। तो मनुष्य के वृक्क के हम 3 महत्वपूर्ण काम आप लोग को बताए थे। तो मनुष्य के वृक्क का हम 3 महत्वपूर्ण काम आप लोग को बताए थे। एक बताए थे आप लोग को ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। क्या बोल रहे हैं? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। दूसरा आप लोग को बताए थे ट्यूबर पुनर्वशोषण, ट्यूबर पुनर्वशोषण। और तीसरा आप लोग को बताए थे ट्यूबर अस्त्रवन। क्या बताए थे? ट्यूबर अस्त्रवन। तीसरा हो गया, तो 2 पूछ रहा है तो 2 को लिख देना है। कौन होता है? एक लिख देना है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन और एक लिख देना है ट्यूबर पुनर्वशोषण। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा है क्या कि वृक्क से संबंधी उत्सर्जन में भाग लेने वाले अन्य रचनाओं के नाम लिखें। तो एक तो वृक्क हो गया है, तो वृक्क जैसे मान लो ये मेरा क्या है, ऐसे बना दिए, ये मेरा क्या है? वृक्क है, ठीक है ना। इस तरह बना दिए वृक्क है, तो वृक्क हो गया। फिर इससे जो बाहर निकलता है वो क्या हो गया? मूत्रवाहिनी हो गया। फिर जहाँ जाके मूत्र जमा होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको मूत्राशय बोलते हैं। और फिर जो रास्ता से बाहर निकलता है उसको क्या बोलते हैं? उसको मूत्र मार्ग बोलते हैं। तो वृक्क हो गया और उसमें भाग लेने वाले और कौन है? तो ये मूत्रवाहिनी हो गया और मूत्राशय हो गया और मूत्र मार्ग हो गया। तो ये तीनों का नाम लिख देना है, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वृक्क की रचनात्मक एवं और क्रियात्मक इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन है। कौन है? नेफ्रॉन है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार आएगा क्वेश्चन, कभी आ जाएगा चित्र बनाने के लिए, कभी क्या पूछ देगा, कभी कितना संख्या है पूछ देगा, तो ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या कितनी है? तो 10 लाख। कितनी है? लगभग 10 लाख है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला पौधे में गैसीय अपशिष्टों का उत्सर्जन कहाँ से होता है? तो पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्र यानी रंध्र के द्वारा और तना में पाए जाने वाले छिद्र यानी
वातरंध्र के द्वारा, वातरंध्र के द्वारा। तो लिख देना है रंध्र एवं वातरंध्र के द्वारा, आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जीवों के शरीर में उत्पन्न अनावश्यक या और विषाक्त यानी हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने वाली क्रिया क्या कहलाता है? तो उत्सर्जन कहलाता है। सिंपल बात है, क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। आगे, जंतुओं के शरीर में जल की मात्रा का संतुलन जिस क्रिया के द्वारा होता है वह क्रिया क्या कहलाती है? तो जंतुओं के शरीर में जल का संतुलन होता है ट्यूबर पुनर्वशोषण। आप लोग को हम जब पढ़ा रहे थे तो उस समय बताए थे जल हम लोग के शरीर के लिए लाभदायक है और कुछ जल जो है मूत्र के रूप में बाहर निकलता है। तो उसको जल को पुनः सोखता है कौन? तो जल को पुनः सोखने की क्रिया को हम ट्यूबर पुनर्वशोषण कहते हैं। और ये कुछ मात्रा में जल को सोख लेता है और कुछ मात्रा को जल को मूत्र के रूप में बाहर निकाल देता है। इस प्रकार हमारे शरीर में जल की मात्रा को नियंत्रण रहता है। तो ये कैसे होता है? तो ट्यूबर पुनर्वशोषण के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्यूबर पुनर्वशोषण। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव मूत्र में जल की प्रतिशत मात्रा सामान्यतः कितनी होती है? तो 96% होता है। और यूरिया कितना होता है? 2% होता है। अन्य पदार्थ कितना होता है? तो 2% अन्य पदार्थ होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वृक्क के क्षतिग्रस्त हो जाने पर उसका कार्य जिस अतिविकसित मशीन से संपादित कराया जाता है वह क्या कहलाता है? तो वह मशीन कहलाता है डायलिसिस। क्या कहलाता है? डायलिसिस। यानी वृक्क यानी किडनी फेल कर गया है तो जिस मशीन के द्वारा किडनी का काम कराया जाएगा, वृक्क के रूप में कार्य कराया जाएगा, उस मशीन को बोलेंगे डायलिसिस। और उस क्रिया को यानी जिस क्रिया के द्वारा रक्त छनाएगा, फिल्ट्रेट होगा, उसको बोलेंगे हीमोडायलिसिस। ठीक है ना? तो हो गया। इसका आंसर आप लोग को बताए थे कि नहीं? मानव मूत्र में जल कितना होता है? 96%। यूरिया कितना होता है? 2%। और यूरिक अम्ल कितना होता है? यूरिक अम्ल अन्य पदार्थ कितना होता है? 2%। तो 96% जल हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पौधे के उत्सर्जी पदार्थ रेजिन तथा गोंद पौधे के किस ऊतक में रहता है? तो पुराने जाइलम में। क्या बताए थे? पुराने जाइलम में। और जाइलम जल तथा खनिज लवण का परिवहन करता है और फ्लोएम जो है भोजन का परिवहन करता है। जाइलम जो है मृत कोशिका से बना होता है, फ्लोएम जो है सजीव कोशिका से बना होता है। जाइलम जो है जल का परिवहन सिर्फ ऊपर नीचे से ऊपर ले जाता है यानी एक दिशिक होता है, जबकि फ्लोएम जो है भोजन का परिवहन नीचे ऊपर हर दिशा में करता है यानी ये द्विदिशिक होता है। तो आप लोग को पूछेगा कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर लिखो तो लिख देना है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कौन सा ऊतक के द्वारा? तो पुराने जाइलम में संचित होता है। इसका आंसर ये होगा। हम ये बार बार इसलिए बोलते हैं जो इम्पोर्टेंट रहता है कि आप लोग को कम से कम याद हो जाए। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है, पौधे में गैसीय अपशिष्टों का उत्सर्जन रंध्रों के अतिरिक्त अन्य किन छिद्र के होता है? तो रंध्र के अतिरिक्त होता है वात रंध्र से। किससे होता है? यानी तना में, पेड़ पौधा के तना में जो छिद्र पाया जाता है उसको बोलते हैं वात रंध्र। तो 90% गैस तो रंध्र के द्वारा यानी पत्ती में जो छिद्र है उसके द्वारा बाहर निकल जाता है, लेकिन 10% जो होता है वो लगभग वो निकलता है पेड़ पौधा के तना में जो छिद्र होता है उसके द्वारा बाहर निकलता है यानी वात रंध्र के द्वारा बाहर निकलता है। तो बोला अन्य किन छिद्र के द्वारा? तो वात रंध्र के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, बबूल के पौधे से निकलने वाले गोंद पौधे में होने वाले किस प्रकार की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होता है? तो ये क्या है? गोंद क्या है? उत्सर्जी पदार्थ है। यानी कौन सा क्रिया से निकला है? तो उत्सर्जन क्रिया से। तो क्या लिखना है? उत्सर्जन क्रिया से इसका आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं लघुत्तरीय प्रश्न की ओर। लघुत्तरीय प्रश्न क्या है? तो उत्सर्जी पदार्थ से आप क्या समझते हैं? तो बताओ उत्सर्जी पदार्थ से क्या समझते हैं? तो बोलना है उत्सर्जन के फलस्वरूप हमारे शरीर से निकलने वाले अनावश्यक एवं हानिकारक पदार्थ को उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। क्या लिखना है? उत्सर्जन के फलस्वरूप हमारे शरीर से निकलने वाले अनावश्यक एवं हानिकारक पदार्थ को उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा कि
उत्सर्जन की परिभाषा लिखे। तो सिंपल उत्सर्जन की परिभाषा आप लोग को क्या बताए थे कि जीवों में विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप, क्या बोल रहे हैं, जीवों में विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले अनावश्यक तथा या हानिकारक पदार्थ को, अनावश्यक या हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकलना ही उत्सर्जन कहलाता है। यही आंसर हो जाएगा। जो पदार्थ बाहर निकलता है उसको उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं, और जौन अंग से बाहर निकलता है उस अंग को उत्सर्जी अंग कहते हैं। ठीक है ना। तो लिख देना है परिभाषा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव मूत्र के अवयवों का प्रतिशत मात्रा क्या है। तो हम पढ़ाए थे कि मानव मूत्र में लिख देना है मानव मूत्र। इसमें मानव मूत्र का दो भाग बांटे थे, एक बांटे थे जल वाला भाग, एक बांटे थे ठोस वाला भाग। तो लिख देना है जल वाला भाग कितना था, तो 96%, और ठोस वाला भाग कितना था, तो 4%। फिर ठोस वाला भाग को दो भाग में बांटे थे, एक भाग को बोले थे हम यूरिया। तो यूरिया कितना था, 2%, और यूरिया के अतिरिक्त अन्य पदार्थ कितना था, तो 2%। हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है। तो हम बताए थे कि बौमेन संपुट में ग्लोमेरुलस में रक्त का फिल्ट्रेट उच्च दाब पर होता है, और उस क्रिया के फलस्वरूप रक्त का ठोस पदार्थ छनकर अलग हो जाता है तथा खराब पदार्थ और कुछ आवश्यक पदार्थ भी छन जाता है। जैसे यूरिया खराब पदार्थ है, यूरिया के साथ ग्लूकोज, यूरिया के साथ एमिनो अम्ल, उसी प्रकार हो गया है जल हो गया है, ये सभी आवश्यक पदार्थ भी छन जाता है। ठीक है ना। तो इसी को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है ना। तो ये लिखना है। आगे बढ़ते हैं। वृक्क के महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख करें। तो लिखना है वृक्क का सबसे महत्वपूर्ण काम है उत्सर्जन करना। ये उत्सर्जन 3 प्रोसेस से करता है, 3 तरह से करता है। तो वो तीनों का नाम लिख देना है। एक का नाम लिखना है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, दूसरा का नाम लिखना है ट्यूबर पुनर्वशोषण, और तीसरा का नाम लिखना है ट्यूबर अस्त्रवन। क्या लिखना है, ट्यूबर अस्त्रवन, तीसरा का नाम। और तीनों के बारे में लिख देना है। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में जो होता है उसको लिख देना है। ट्यूबर पुनर्वशोषण में क्या होता है, तो यहाँ पर फिर जो आवश्यक पदार्थ है जैसे ग्लूकोज हो गया, जैसे एमिनो अम्ल हो गया, जैसे कुछ मात्रा में जल हो गया, जैसे कुछ मात्रा में लवण हो गया, उसको फिर सोख लेते हैं तो उसको ट्यूबर पुनर्वशोषण बोलते हैं। तो उसके बारे में लिख देना है। आगे है पौधे अपना उत्सर्जी पदार्थ किस रूप में निष्कासित करता है। तो पौधा अपना उत्सर्जी पदार्थ 3 तरह से निष्कासित करता है। एक करता है गैस के रूप में, दूसरा करता है द्रव के रूप में, और तीसरा करता है ठोस के रूप में। गैस के रूप में निष्कासन जो करता है वो करता है पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्र के द्वारा या तना में पाए जाने वाले वातरंध्र के द्वारा। ठीक है ना। और ये विसरण विधि के द्वारा होता है। गैस खत्म हो गया। द्रव के रूप में भी निष्कासन करता है, जैसे लैक्टेक्स यानी जो दूध वाला पदार्थ है उसको क्या बोलते हैं, लैक्टेक्स। तो द्रव के रूप में भी निष्कासन करता है, और ठोस के रूप में भी निष्कासन करता है। जैसे हो गया रेजिन हो गया है, टेनिन हो गया है, ये सभी ठोस के रूप में निष्कासन होता है। और जलीय पौधा कैसे करता है, तो जलीय पौधा अपना उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन विसरण विधि के द्वारा करता है। इतना लिख देना है। ठीक है ना। अब बच्चा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखो आप लोग को हम एक सीरीज लेकर आएंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सब नहीं, उतना जोर नहीं देना है। जो VVI क्वेश्चन होगा, जैसे पाचन तंत्र से जो संबंधित VVI क्वेश्चन होगा, श्वसन से जो संबंधित होगा, परिवहन से जो होगा, उत्सर्जन से जो VVI क्वेश्चन होगा, सबका हम बना के एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि सब VVI क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देना है, इससे टाइम वेस्ट होगा। ठीक है ना। तो आप लोग को कोशिश करना है, जो बनेगा बना लो, लेकिन जो VVI क्वेश्चन है उस पर ध्यान देना है। तो वो हम एक सीरीज चलाएंगे। ठीक है ना। बहुत जल्द उस सीरीज को लेते आएंगे। तो यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन क्या है, चलो हम कुछ बता देते हैं। कृत्रिम वृक्क क्या है। तो लिखना है कृत्रिम वृक्क क्या है। तो लिखना है जब मनुष्य का दोनों वृक्क काम करना बंद कर देता है तो रक्त को छानने के लिए एक अति विकसित मशीन का सहारा लिया जाता है। इसी मशीन को हम कृत्रिम वृक्क कहते हैं। इतना काम हो गया। अब पूछ रहा है यह कैसे कार्य करता है। तो लिखना है कि यह जो है यह कैसे काम करता है। तो यह मशीन यानी इस मशीन को बोलते हैं डायलिसिस, यानी डायलिसिस मशीन के एक पाइप को धमनी से तथा दूसरे पाइप को सिरा से जोड़ देते हैं। पुनः अब क्या होता है कि धमनी से रक्त पाइप से होते हुए डायलिसिस मशीन में पहुंचता है, और डायलिसिस मशीन
में 0 डिग्री सेल्सियस पर रक्त में उपस्थित हानिकारक एवं अपशिष्ट पदार्थ यानी नाइट्रोजन पदार्थ को छान लेता है। फिर वो रक्त आगे बढ़ता है और फिर उसे समान ताप पर लाकर, समान तापक्रम पर लाकर, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर शरीर में दे देंगे तो फिर नुकसान पहुंच जाएगा, क्योंकि हम लोग का शरीर का एक टेम्परेचर होता है 36.6 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या फ़ारेनहाइट में बोले तो 96 होता है, यानी 97 के लगभग होता है, ठीक है ना। तो फिर उसे समान तापक्रम पर लाकर फिर उसे शिरा के रास्ते से मनुष्य के शरीर में भेज दिया जाता है। इस प्रकार यह मशीन कार्य करता है। लिख देना है। अगला बोल रहा मनुष्य में वृक्क तथा उससे संबद्ध उत्सर्जी अंगों का वर्णन करें। तो मनुष्य में जो है वृक्क का पहले वर्णन करना है। तो क्या लिखना है कि वृक्क जो है मानव शरीर का सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है। वृक्क हमारे शरीर में एक जोड़ा होता है। यह लगभग सेम के आकार का होता है। यह हल्का लाल एवं भूरा होता है, ठीक है ना। उसके बाद इसका भीतरी सतह को हम मेंडुला कहते हैं और बाहरी सतह को हाइलम कहते हैं, और जहाँ से मूत्रवाहिनी निकलती है उसे हम हाइलम कहते हैं, ठीक है ना। और जहाँ से मूत्रवाहिनी निकलती है उसे हम हाइलम कहते हैं। बोला इसका उत्सर्जी अंगों का वर्णन करें। तो इसमें उत्सर्जी अंग और क्या है, तो इसमें उत्सर्जी अंग है मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। तो मूत्रवाहिनी जो है हाइलम से जुड़ा होता है, फिर वहाँ से मूत्र को आगे लेकर आता है, फिर वो मूत्र मूत्राशय में जमा हो जाता है जो एक नाशपाती के आकार का होता है। फिर ये मूत्र मूत्राशय से समय समय पर मूत्रमार्ग के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये पूरा लिख देना इसी तरह। बोला वृक्क की आंतरिक संरचना का वर्णन करें। तो क्या बोलना है कि वृक्क का अंदर वाला संरचना बोल रहा है वर्णन करना। तो लिखना है कि वृक्क हमारे शरीर का सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग है। यह एक जोड़ा पाया जाता है। यह हम लोग के शरीर में एक जोड़ा पाया जाता है। इसके भीतरी सतह को हम मेंडुला कहते हैं और बाहरी सतह को कोल्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कोल्टेक्स कहते हैं। वृक्क के अंदर 15-16 आंतरिक पूछ रहा है, इसलिए अंदर के बारे में सिर्फ बता रहे हैं। वृक्क के अंदर 15-16 शंकु के आकार का पिरामिड होता है, जिसे हम वृक्क शंकु कहते हैं। प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख कुंडली के आकार का आकृति पाया जाता है, जिसे नेफ्रॉन या वृक्क नलिकाएं कहते हैं। और यह नेफ्रॉन वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है, ठीक है ना। तो इसी तरह वो इसका वर्णन कर दिए हैं, आंतरिक भाग का वर्णन कर दिए हैं। बोला वृक्क के द्वारा उत्सर्जन क्रिया कैसे होती है। तो लिखना है कि वृक्क के द्वारा उत्सर्जन क्रिया 3 प्रोसेस में होता है। पहला है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, दूसरा है ट्यूबर पुनर्शोषण और तीसरा है ट्यूबर स्त्रवण। अब आप लोग को हम जो पढ़ाए थे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में लिखाए थे कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में रक्त का ठोस भाग यानी अच्छा वाला भाग और ख़राब वाला भाग छन कर अलग हो जाता है। लेकिन खराब वाला भाग यानी यूरिया, तो लेकिन यूरिया के साथ अन्य अच्छा पदार्थ भी जैसे ग्लूकोज, लवण, एमिनो अम्ल, ठीक है ना, ये सभी छनकर और जल छनकर अलग हो जाता है, ठीक है ना। इसी को हम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कहते हैं। आप आएगा ट्यूबर पुनर्शोषण के बारे में लिखना है ट्यूबर पुनर्शोषण के बारे में। फिर लिखना है क्या कि यूरिया के साथ जो ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, लवण, जल जो निकल गया था अच्छा पदार्थ, उसको पुनः सोख लेना ट्यूबर पुनर्शोषण कहलाता है। और ट्यूबर स्त्रवण किसे कहेंगे, तो वो अच्छा पदार्थ को फिर रक्त में शिरा के माध्यम से मिला देना ट्यूबर स्त्रवण कहलाता है। तीनों लिख देना है। इसे समझाएं तो समझा दिए। अगला बोला पौधे में उत्सर्जन कैसे होता है। तो पौधे में उत्सर्जन खासकर मिश्रण विधि के द्वारा होता है। पौधे में उत्सर्जन जो होता है वो 3 पदार्थ का होता है। एक होता है गैसीय अवस्था में, एक होता है द्रव अवस्था में, एक होता है ठोस अवस्था में। गैसीय अवस्था में ऑक्सीजन और CO2 का निष्कासन जो होता है वो मिश्रण विधि के द्वारा पत्तियों के रंध्र और तना के वातरंध्र के द्वारा होता है। और उसी प्रकार गोंद और लेटेक्स का निष्कासन पेड़ पौधा से द्रव अवस्था में होता है, ठीक है ना। और रेजिन और टेनिन का निष्कासन ठोस अवस्था में होता है। टेनिन वृक्ष के छाल में पाया जाता है और रेजिन एवं गोंद वृक्ष के पुराने जाइलम में पाया जाता है। और रेजिन चीड़ नामक वृक्ष से प्राप्त होता है
और लिखना है क्या कि जलीय पौधा अपना उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन विसरण विधि द्वारा करता है। तो ये सभी लिख देना है। अब हम एक सीरीज चलाएंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो लिखाएंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का, ठीक है ना। तो आप लोग इतना बनाएं। बताओ आप लोग को क्वेश्चन कैसा लगा जो हम आज पढ़ाएं। फटाक से ना, अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किया वो अब सब्सक्राइब कर लें इस क्वेश्चन को, अथी इस चैनल को। और अपना अलग अलग में जितना भी दोस्त है, दोस्तनी है, फ्रेंड है, फ्रेंडनी है, सहेला है, सहेली है, जितना भी सबको बताएं। ऐसा ना सोचें कि वो भी चैनल से पढ़ लेगा और वो भी काफ़ी चीज़ सीख जाएगा, अच्छा तरह बता रहा है। तो इस तरह मत सोचें, इस तरह इससे मन में न लाएं, बताएं ज़रूर सबको, अपना फ्रेंड को। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। थैंक्स।